Uh, Good afternoon, dear learners. I am Professor Sunil Kumar from School of Management Studies, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. So, well learners, I welcome you all in this interactive session that is on financial accounting. तो आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसका कोर्स कोड है BCOC 131 उसके पहले लेक्चर के बारे में जो है हम स्टडी करेंगे, हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि ये जो मूक्स के अंतर्गत ये जो हमारा बीकॉम प्रोग्राम है ये हमारे बीकॉम लर्नर्स जो बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोग्राम है और ये आज हमारा मूक्स के अंडर पहला ऑनलाइन जो है लेक्चर रहेगा बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बड़ी सीधी सी बात ये है कि अकाउंटिंग है तो है क्या। तो मैं अपने सभी लर्नर्स को ये मैं बताना चाहूँगा कि जब हम किसी भी प्रकार का कोई बिज़नेस करते हैं तो पहले पुराने टाइम में क्या होता था, हमारे पास बहुत लिमिटेड ट्रांजैक्शंस होते थे और उन लिमिटेड ट्रांजैक्शंस को हम एक लिमिटेड बुक्स में जो है रिकॉर्ड करते थे और एट द एंड ऑफ द ईयर उन लिमिटेड रिकॉर्ड्स से ही हम अपने प्रॉफिट और लॉस की जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन आज का जो युग है वो इतना चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजी ने जो है अपना स्थान ले लिया है और इतना कंपटीशन हो गया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज के दिन नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि केवल लिमिटेड नंबर ऑफ़ बुक्स को मेंटेन करके हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल और जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है उसको ठीक से जो है उसकी जानकारी हम नहीं ले सकते। इसलिए अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ journalizing. It means accounting is the art of recording the financial transactions pertaining to the business. It means कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी वित्तीय लेन देन होते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि वित्तीय लेन देन जो होते हैं उन सब का जो है हम ट्रांजैक्शंस जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। और सबसे पहला हमारा जो चरण है, सबसे पहला स्टेप है वो है कि ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है रिकॉर्ड करना। और जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं तो दीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन ए वेरी साइंटिफिक एंड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि सीक्वेंस में हम इनको नोट करते हैं ताकि कभी भी कोई ट्रांजैक्शंस की जानकारी प्राप्त करना हो तो हमें आसानी हो जाए। देन इट्स include classification. After recording the business transaction, classification takes place. So once the classification takes place, it means कि हमारे जो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। तो उन डिफरेंट नेचर्स के ट्रांजैक्शंस को, तो जो ट्रांजैक्शंस सिमिलर नेचर्स के हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल्स कि अगर हमारे परचेजेज से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं
तो परचेजेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह हम रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स से रिलेटेड जो हमारे ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, या जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं परचेज से रिलेटेड वो एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जो कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। तो इस प्रकार द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर्स आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशंस। And then summarizing, presenting these financial informations in a significant and in a meaningful manner, because simply recording and classification of transaction will not serve the purpose until or unless these transactions which are of financial characters are summarized properly. Therefore, summarizing of these transactions are very important, and then we need to analyze the transactions. So once the transactions are summarized, maybe in terms of preparing the financial statements, say for example, if we want to know the financial and profitability position of a business, we need to prepare the trading profit and loss and balance sheets. ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने से हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के मालूम चलता है। ठीक इसी प्रकार हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने से हमारे को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में पता चलता है। और जब हम एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने का पर्पज़ ये है कि एक पर्टिकुलर डेट पे, यानी कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई जाती है उस डेट पे फर्म के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, और एसेट्स में कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं, कितना कैश बैलेंस है। ठीक इसी प्रकार जब हम लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो फर्म के पास कितनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, कितनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बैलेंस शीट के माध्यम से पता चल जाता है। देन नीड ऑफ अकाउंटिंग, वेरी सिंपल। वेल लर्नर्स, जब हम अकाउंटिंग की नीड की बारे में बात करते हैं तो जो भी फर्म से रिलेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं या जो फर्म्स होती हैं, तो हर एक व्यक्ति के, हर एक फर्म के जितने भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, चाहे वो ओनर्स हों, चाहे मैनेजर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे वो अदर स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, जैसे सप्लायर्स भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स हैं, आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट्स है। सो देयर में बी दी मैनी स्टेक होल्डर्स। तो इन स्टेक होल्डर्स को जो है उस फर्म की, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इवेलुएट करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए, कोई ना कोई जो है तरीका चाहिए, कोई ना कोई प्रोसेस चाहिए। तो अकाउंटिंग ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से जितने भी ये डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं वो उस फर्म के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हैं। तो अकाउंटिंग हमारे को ये फैसिलिटेट करती है कि जो चीज़ें हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं उन चीज़ों के बारे में हमें अवेयर कराती है, उन इन्फॉर्मेशंस के बारे में जो है हमें अवेयर कराती है। और जब वो इन्फॉर्मेशंस हमारे तक पहुंच जाती हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं, तो हमें उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में डिसीजन लेने में हमें हेल्प मिल जाती है। तो इसलिए जो है अकाउंटिंग की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अकाउंटिंग को हम कहते हैं ना, अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, कि अकाउंटिंग तो व्यवसाय की जो है एक भाषा है। व्यवसाय क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे को केवल अकाउंटिंग ही कम्युनिकेट करती है। अकाउंटिंग के माध्यम से ही हमें उस पर्टिकुलर फर्म के बारे में पता चलता है कि वो फर्म कैसा कर रही है और कैसे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को अकाउंटिंग के माध्यम से मालूम चलती हैं। देन द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। So well dear learners, there are many objectives of accounting। तो जो अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं उनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है टू मेंटेन फुल एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना है।
और सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जो भी ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो उनको पूर्ण रूप से और एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। देन सेकंड वन इज टू असरटेन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। तो जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या क्या लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी करना भी जो है अकाउंटिंग का एक उद्देश्य है। क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उस फर्म की, उस बिजनेस की जो है प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। तो किसी फर्म या बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराना भी अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। थर्ड वन इज टू डेपिक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो जब हम फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं तो फाइनेंशियल पोजीशन इज बेसिकली वेरी ब्रॉडर टर्म, एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। इसमें जो है प्रॉफिट और लॉस तो एक कंपोनेंट है ही, उसके अलावा फर्म के पास कितने जो है लिक्विड एसेट्स हैं, कितनी फिक्स एसेट्स हैं, फर्म के पास कितनी लॉन्ग टर्म्स लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, फर्म के पास जो लिक्विड एसेट्स हैं, जो कैश अवेलेबल है, तो क्या फर्म अपने उस अवेलेबल कैश से शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट आउट करने की पोजीशन में है या नहीं है, फर्म लॉन्ग टर्म्स में कितना प्रॉफिट अर्न करने की पोजीशन में है या नहीं है, फर्म अपने लॉन्ग टर्म्स ऑब्लिगेशन को पूर्ण रूप से मीट आउट करने की पोजीशन में है या नहीं है। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जो है फाइनेंशियल पोजीशन का एक पार्ट होते हैं। तो ये जानकारी प्रोवाइड कराना भी जो है अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है। देन टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जितने भी स्टेक्स होल्डर्स होते हैं, और उन स्टेक्स होल्डर्स का उस पर्टिकुलर फार्म में, उस पर्टिकुलर बिजनेस में जो है स्टेक लगा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल जो एम्प्लॉयज़ हैं, तो एम्प्लॉयज़ का भी ये स्टेक होता है, क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कि जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या वो फर्म हमें लॉन्ग रन में हमारी सैलरी पे करने की पोजीशन में है या नहीं है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में है या नहीं है। ठीक इसी प्रकार सप्लायर्स जो होते हैं तो वो हमारी फर्म को उधार माल भी सप्लाई करते हैं, तो उनका ये इंटरेस्ट होता है ये देखना कि फर्म की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, क्या फर्म को हम जो उधार फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उधार माल बेचने की, तो क्या फर्म हमारे उस फैसिलिटीज़ को जो है प्रॉपर तरीके से एंटरटेन करने की पोजीशन में है या नहीं है, हमारा जो उधार का जो अमाउंट है उसको टाइम पे रीपे करने की पोजीशन में है या नहीं है। बैंक्स हैं वो फर्म को लोन देते हैं, तो उनका ये इंटरेस्ट होता है, वो ये जानना चाहते हैं कि जो हमने लोन दिया है उस लोन के ऊपर फर्म रेगुलर इंटरेस्ट का भुगतान कर पाएगी या नहीं, और जिस अवधि के लिए लोन दिया है उस अवधि के समाप्त होने के बाद फर्म जो है हमारे प्रिंसिपल अमाउंट को रिपे कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो ये जो डिफरेंट स्टेक्स होल्डर्स होते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। सो वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले बिजनेस। तो बिजनेस जब हम करते हैं तो हमारा जो सबसे मेन उद्देश्य होता है बिजनेस का, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाना होता है, उसको एक्सपेंड करना होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो हम बिजनेस कर रहे हैं, द एक्टिविटीज़ विच वी आर अंडरटेकन, वेदर परफॉर्मिंग दोज एक्टिविटीज़ विल सफाइस द पर्पज ऑफ द बिजनेस और नॉट। देन द सेकंड वन इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का भी जो उद्देश्य होता है, गवर्नमेंट भी ये जानना चाहती है कि जो बिजनेसेस हैं तो वो प्रॉपर गवर्नमेंट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको ठीक तरीके से फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि NGOs हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये NGOs भी जो हैं वो एक नॉर्म्स के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलते हैं, तो उनके
अंतर्गत जो अकाउंटिंग सिस्टम हम फॉलो करते हैं, तो वो अकाउंटिंग सिस्टम भी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो पॉलिसीज बनी हुई होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो नॉर्म्स बने हुए होते हैं, तो क्या वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उन सिस्टम के तहत, उन नॉर्म्स के तहत अपना कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन इंडिविजुअल्स, सो द इंडिविजुअल्स हु हैव invested their funds in a particular business, they also wants to know that how the business is performing, whether the business is doing well or not, whether the business is following proper government policies or not. So these are the different persons, these are the different parties which are really interested to know the performance and to know the activities of the organizations, that whether they are properly following the rules and regulations and norms of the concerned bodies or not. Then functions of accounting. Well friends, when we talk about functions of accounting, so as we have already discussed that accounting is the art of recording the financial transaction. तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है recording the financial transactions. It means the transactions which are of financial character in nature. Say for example, अगर मैं ये कहूँ कि बिजनेस ने, फार्म ने 5 लाख रुपए का जो है प्लांट खरीदा, तो ये जो प्लांट है, इस प्लांट की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 5 लाख रुपए है. देयरफॉर दिस ट्रांजैक्शंस which is of financial character can easily be recorded in the books of the account. मैं अगर ये कहूँ कि व्यवसाय ने, फर्म ने 2 लाख रुपए का उधार माल खरीदा, तो अब 2 लाख रुपए का जो माल खरीदा है, वो चाहे फर्म ने वो 2 लाख रुपए का माल जो है वो उधार ही क्यों ना खरीदा हो, लेकिन उस उधार माल की फाइनेंशियल कैरेक्टर है, वो जो उधार माल जो ट्रांजैक्शन है उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर है कि जो हमने उधार माल खरीदा है वो 2 लाख रुपए का है, तो उस ट्रांजैक्शन को भी हम ईजिली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि फर्म के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, दोज ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी हेल्दी, they are very intelligent, they are very knowledgeable, they are very committed, तो ये ऑफ कोर्स फर्म के लिए बहुत बड़ी एसेट है. लेकिन ऐसी एसेट्स को आप फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर नहीं कर सकते हो कि फर्म के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, फर्म के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज नो डाउट बहुत इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, कमिटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन क्या हम उनको फाइनेंशियल कैरेक्टर में मेजर कर सकते हैं? नहीं. क्या हम ये उनको ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर फर्म के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और उनकी जो नॉलेज है वो 2 लाख रुपए की है या उनकी नॉलेज 3 लाख रुपए की है? नहीं, क्योंकि ये जो एसेट हैं, these assets cannot be measured in the monetary terms, therefore such transactions cannot be recorded in the books of the account. So therefore the first step is to record the business transactions which are of financial character in nature. Number 1. Number 2, classifying. तो जब हम क्लासीफाइंग की बात करते हैं तो सीधा सा जो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में आता है वो लेजर का आता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो ये जो एक्टिविटी है ये किस चीज़ में होती है? ये जर्नल में होती है, जो हम
व्यवसाय के वित्तीय लेन देन होते हैं उनको कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले जर्नल में हम उनको रिकॉर्ड करते हैं। और जब जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें। जैसे कि जो ट्रांजैक्शन, मान लो 1 जनवरी को हमने कोई ट्रांजैक्शन किया है, 2 लाख रुपए का माल खरीदा है, तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मान लो हमने 5 जनवरी को कोई सेकंड ट्रांजैक्शन किया, तो उसके बाद 5 जनवरी को जो सेकंड ट्रांजैक्शन किया है उसको रिकॉर्ड करेंगे। और उसके नीचे जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जो हम डिस्क्रिप्शन देते हैं उसको नरेशन बोलते हैं। क्योंकि नरेशन देने का पर्पज़ ये होता है कि आपको फिर पूरा ट्रांजैक्शन देखने की ज़रूरत नहीं, उस नरेशन देखने से ही आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है ये किस चीज़ से संबंधित है। भाई हमने कोई माल ख़रीदा है, बेचा है, उधार माल ख़रीदा है या उधार माल बेचा है, या माल लौट करके आया है, या हमने माल लौटाया है, या हमने किसी को पेमेंट किया है, या पेमेंट हमारे पास से आई है, या एसेट खरीदी हैं, बेची हैं, या कोई ऑब्लिगेशन है उसका पेमेंट किया है। तो वो सारी चीज़ें नरेशन देखने के बाद ही हमें मालूम चल जाती हैं। देन क्लासीफाइंग की जब बात करते हैं कि मैंने बताया था कि द ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ सिमिलर नेचर, तो जो ट्रांजैक्शन जिनकी प्रकृति सेम होती है, जैसे परचेज से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस होंगे उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, सेल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जो क्रेडिट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जो माल लौट के आया है जिसको हम परचेजेज रिटर्न बोलते हैं उसको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न जो हमने माल बेचा था लेकिन कस्टमर्स को पसंद नहीं आया, उन्होंने माल लौटा दिया हमारा, तो वो जो माल लौट के आ रहा है तो उसको एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, जो माल हमने परचेज किया था वो हमें पसंद नहीं आया, हमारी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं है, तो हम उस माल को सप्लायर को लौटा देंगे, जिसको परचेजेज रिटर्न भी बोलते हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे। Therefore, the transactions which are of similar natures are recorded at one place is known as ledger. Then summarizing. Summarizing the transactions, it means the transactions which we have recorded and classified have to be summarized in a very systematic and in a very scientific manner. क्योंकि जब तक हम इन ट्रांजैक्शंस को एक शेप नहीं देंगे, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का और क्लासिफाई करने का जो हमारा पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है। क्योंकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या उसको क्लासिफाई करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि वो तो हमारा एक फर्स्ट और सेकंड स्टेप है। उसके बाद जो है हम बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंसिंग के बाद उन बैलेंसेज को हम ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं, जो डेबिट बैलेंस होते हैं उनको ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है उनको हम ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो जब हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको भी बताना चाहूँगा कि जब हम डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस बहुत ही सिंपल चीज़ है कि एक जो अकाउंट होता है हमारा, जिसको टी शेप हम अकाउंट बोलते हैं, तो उस अकाउंट की अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड ज़्यादा है तो उसको डेबिट बैलेंस बोलेंगे, और अगर राइट हैंड साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल कि राइट हैंड साइड में आपके 5 लाख रुपए का अमाउंट है, और लेफ़्ट हैंड साइड यानी कि डेबिट साइड में मान लो आपका 6 लाख रुपए लिखे हुए हैं, तो आपके यहाँ पे डेबिट साइड में बैलेंस जो है वो ज़्यादा है, यानी कि डेबिट साइड में 6 लाख रुपए हैं, क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपए हैं। तो यहाँ पे जो है हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारी डेबिट साइड का जो टोटल था वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा था। तो जो भी साइड ज़्यादा होगी, डेबिट साइड ज़्यादा है तो उसको डेबिट बैलेंस कहा जाएगा, और अगर हमारे पास क्रेडिट साइड में 6 लाख रुपए हैं, डेबिट साइड में केवल 4 लाख ही रुपए हैं, तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख रुपया और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इस अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का जो मतलब है, मुझे मालूम है कि वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी भी अकाउंट की डेबिट साइड ज़्यादा होने का मतलब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड ज़्यादा होने का मतलब क्रेडिट बैलेंस। देन interpreting the results by way of preparing the trial balance and then preparation of financial statements based on the information provided by the trial balance and then communicating the results to the various stakeholders. So well learners, अभी हमने जो समराइजिंग के बारे में बात करी कि समराइजिंग मीन्स प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जो इन्फॉर्मेशंस हमने रिकॉर्ड की थी, क्लासीफाई की थी, फिर बैलेंसिंग किया था, फिर उन बैलेंसेस को हमने ट्रायल बैलेंस में पोस्ट किया था, फिर ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गए हैं। अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट भी करना होता है, उनको एनालाइज भी करना होता है, क्योंकि अकेला फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल नॉट हेल्प एनीबडी to take a better decision about the profitability and about the financial position of a particular business. तो इसलिए उसका इंटरप्रिटेशन, उसका एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके हम ये जान पाएँ कि इस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, क्या ये फर्म घाटे में चल रही है और क्या ये फर्म प्रॉफिट्स में चल रही है, और अगर प्रॉफिट्स में चल रही है तो प्रॉफिट्स के ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट में तो चल रही है, लेकिन जो एक प्रॉफिट का ट्रेंड दिखा रहा है वो ट्रेंड हमें ये बता रहा है कि फर्म जो है लगातार फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो कम होते आ रहे हैं, या फर्म के प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो वोलेटिलिटी है, यानी कि फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लक्चुएट कर रहे हैं। किसी ईयर में तो प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, अगले ही साल फर्म के प्रॉफिट बहुत ही एक्सट्रीम लो पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ये जब तक हम इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर लॉसेज हैं तो फर्म लॉसेज में कब से जा रही है और लॉसेज में जाने के पीछे रीजन्स क्या हैं, उन रीजन्स को आइडेंटिफाई करना होता है, और रीजन्स आइडेंटिफाई करके उनको जो है फिर रेक्टिफाई भी करना होता है कि किस वजह से हमारे जो फर्म है वो लॉस में चल रही है, उसके रीजन्स आइडेंटिफाई करने होते हैं और फिर उनको जो है रिमूव भी किया जाता है, उनको ओवरकम किया जाता है, ताकि फर्म की आने वाले समय में जो प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन है वो साउंड हो सके और फर्म उस जो लॉस वाली पोजीशन में चल रही है उस क्लच से बाहर आए और फर्म जो है वो प्रॉफिट वाले रास्ते पे चले। तो इस प्रकार ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके उसको इंटरप्रेट करना सही तरीके से, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसका जो इंटरप्रिटेशन है, दैट इंटरप्रिटेशन नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू द वेरियस स्टेक्स होल्डर्स हु हैव वेस्टेड देयर इंटरेस्ट। तो जो डिफरेंट स्टेक्स होल्डर्स हैं हमने बात की थी, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो ये जो इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं तो उनको फर्म के बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तभी उन महत्वपूर्ण जानकारी के आधार पे ही वो उस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में ठीक से निर्णय ले पाते हैं। देन द नेक्स्ट वन इज बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अब यहाँ पे ये बहुत ही इंटर रिलेटेड सी चीज़ें हैं, तो इनके बारे में क्लियर कट नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बुक कीपिंग और जो है ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है वो मैं अपने लिसनर्स को, अपने लर्नर्स को मैं बताना चाहूँगा कि जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं तो बुक कीपिंग सिंपली लिमिटेड टू द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिस्टेमेटिक और एक क्रोनोलॉजिकल और एक साइंटिफिक
साइंटिफिक वे में रिकॉर्ड करना जो है वो बुक कीपिंग का काम है। तो बुक कीपिंग में आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डिंग दी बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड इन ए वेरी साइंटिफिक मैनर कम्स अंडर बुक कीपिंग। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, एंड देन वो जो बैलेंसेज होते हैं उनको हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ तक की जो स्टेज है वो बुक कीपिंग का एक पार्ट होती है कि जो हमने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उन ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से एक साइंटिफिक तरीके से रिकॉर्ड करना जो है वो बुक कीपिंग का काम है। जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग उससे आगे का एक स्टेप है कि अब आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया है, तो जब हम समराइजिंग की बात करते हैं तो समराइजिंग एंड देन इंटरप्रेटिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग, तो ये जो बाद के लेटर पार्ट्स हैं ये एक अकाउंटिंग का पार्ट है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं जो कि एक समराइजिंग जिसको हम बोलते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करके उनको फिर इंटरप्रेट करना होता है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि फर्म जो है वो प्रॉफिट्स में चल रही है या लॉस में चल रही है, और प्रॉफिट और लॉस में चल रही है तो उसके पीछे कारण क्या हैं, लॉस में चल रही है तो उन कारणों को एनालाइज किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, और फिर उनको जो है दूर करने के प्रयत्न किए जाते हैं कि उनको कैसे दूर किया जाए ताकि फर्म जो है वो लॉसेज से प्रॉफिट में चल पाए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर ये जो रिजल्ट्स होते हैं उनको वेरियस स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट भी करना होता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन के बाद भी जो है अकाउंटिंग का जो कार्य है, जो ऑब्जेक्टिव, वो पूरा नहीं होता है अनटिल और अनलेस कि उस इंटरप्रिटेशन को जो है वेरियस स्टेक्स होल्डर जिन्होंने अपने इंटरेस्ट वेस्टेड किए हैं उस पर्टिकुलर फॉर्म में, तो उनको ये रिजल्ट्स जो है कम्युनिकेट भी करने होते हैं। एंड व्हेन समवन इज कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक्स होल्डर, then only on the basis of those information, only on the basis of the communication, proper communication, the decisions are taken by the various stakeholder। आगे जब हम अकाउंटेंसी की बात करते हैं तो वेरी सिंपल, अकाउंटेंसी इज नथिंग बट इट इज ए सिस्टम ऑफ प्रैक्टिसिंग recording, classifying and reporting the business transaction for a business। so जो accounting का जो कार्य है, तो accounting is the art of recording, classifying, summarizing and interpreting and communicating the results, whereas accountancy is a system which does all these things। तो accounting का जो कार्य है वो एक सिस्टम के तहत होता है, तो वो जो सिस्टम है वो अकाउंटेंसी है। उस अकाउंटेंसी के तहत जो है अकाउंटिंग जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इसलिए बुक कीपिंग का कार्य रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना, बैलेंस करना, और जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना, उनको इंटरप्रेट करना, और इंटरप्रेट करने के बाद उनको वेरियस स्टेक्स होल्डर्स को कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का काम है। और ये जो अकाउंटिंग अपने फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो ये जो परफॉर्म करने का जो काम है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म करने का काम है, तो ये एक सिस्टम के तहत होता है। तो वो जो सिस्टम जिसके तहत ये अकाउंटिंग अपना कार्य करती है, तो उस सिस्टम को जो है अकाउंटेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस। वेल फ्रेंड्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस हमारे पास इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग के। तो इंटरनल यूजर्स में आप बात करें तो ओनर्स हैं, क्योंकि ओनर्स जो होते हैं वो बिजनेस के मालिक होते हैं, तो उनको अकाउंटिंग के तहत ही वो अपने बिजनेस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनका बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, कैसे कर रहा है, फर्म्स के पास कितनी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कितनी हैं, लॉन्ग टर्म्स लायबिलिटीज़ कितनी हैं, एसेट्स में उनके पास करंट एसेट्स क्या हैं, फिक्स एसेट्स क्या हैं, कैश बैलेंस कितना है, लिक्विड एसेट्स कितनी हैं। तो ये सारी चीज़ें ओनर्स को देखनी होती हैं कि हमारा बिजनेस कैसे कर रहा है,
कहाँ है, कहाँ जाना है, ये सारे डिसीजन जो है ओनर्स को लेने होते हैं। और ओनर्स ये डिसीजंस केवल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस की वजह से ही ले पाते हैं। फिर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स को पॉलिसीज बनानी होती हैं, बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होते हैं। तो वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने होते हैं, जो पॉलिसीज बनानी होती हैं, चाहे वो पॉलिसीज प्राइसिंग से रिलेटेड हों, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हों, चाहे वो कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड हों, किसी से भी संबंधित वो पॉलिसीज होती हैं। तो मैनेजर्स को उनके लिए जो है इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन केवल अकाउंटिंग ही प्रोवाइड करती है और उन्हीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे मैनेजर्स जो है वो पॉलिसीज बनाने के लिए जो है निर्णय लेते हैं। एम्प्लॉयज़ हैं तो एम्प्लॉयज़ को भी जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की वजह से ही उनको ये मालूम चल पाता है कि जिस व्यवसाय में, जिस बिज़नेस में, जिस फर्म में हम काम कर रहे हैं वो फर्म कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट में चल रही है या लॉस में चल रही है, और अगर लॉस में चल रही है तो कितना लॉस है, किस रीजन्स की वजह से है। तो वो सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉयज़ को केवल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस की वजह से ही मिल पाती हैं। देन इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, तो उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं जो फर्म्स में अपने फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो उन इन्वेस्टर्स को भी ये देखना होता है कि जो हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारी उस इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जा रहा है या नहीं, प्रॉपरली फर्म उस फंड्स को एक्सप्लॉइट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या उस पर प्रॉपर जो रेट ऑफ रिटर्न अर्न की जानी चाहिए वो अर्न की जा रही है या नहीं। तो उनके ये जो इंटरेस्ट होते हैं बहुत ही जेन्युइन इंटरेस्ट होते हैं, तो वो ये देखना चाहते हैं कि फर्म उनके उन जेन्युइन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पा रही है कि नहीं। लेंडर्स जो फर्म्स को उधार देते हैं तो उनको भी ये इंटरेस्ट होता है, उनका भी वो भी ये जानकारी चाहते हैं कि जो हमने उधार दिया है वहाँ से हमें रेगुलर हमारे इंटरेस्ट का पेमेंट फर्म कर पा रही है या नहीं, कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और जिस पीरियड के लिए हमने फर्म को लेंड किया है उस पीरियड के बाद जो है फर्म हमारे प्रिंसिपल पेमेंट को दे पाएगी या नहीं पाएगी। सप्लायर्स ऐसे ही जो क्रेडिट हमारे को उधार माल बेचा है तो उधार माल जो है हमारा टाइम पे जो है वो पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है कस्टमर्स को भी ये है कि फर्म हमसे जो प्राइस चार्ज कर रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि ओवर प्राइस चार्ज कर रही हो। तो कस्टमर्स भी ये जानना चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, और उस कॉस्ट के रिलेशन में ही जो है फर्म जो है प्राइस निर्धारित करे, ताकि जो है कस्टमर्स को ओवर बर्डन ना पड़े, ऐसा ना हो कि कम कॉस्ट होते हुए फर्म जो है कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज करे। टैक्स अथॉरिटीज़ का ये इंटरेस्ट होता है कि फर्म जो है प्रॉपरली रिटर्न टैक्स फाइल कर रही है नहीं है, अपने अकाउंट्स टाइम पे सबमिट कर रही है नहीं कर रही है, रिटर्न एडवांस असेसमेंट है, टीडीएस है। तो ये सभी जो टैक्स से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपरली फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो आज का हमारा ये जो फर्स्ट लेक्चर था ये समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।